जय हिंद डिफेंस लवर्स। कारगिल वॉर की शुरुआत हमारी सेनाओं द्वारा सियाचिन पर कब्जा करने से हुई थी। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट रीजन में एक अनडिफाइंड बॉर्डर के साथ शुरू हुआ और अप्रैल 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया, जिससे सियाचिन ग्लेशियर पर पूरा कंट्रोल हासिल हो गया था। उस समय मुशर्रफ स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG के ब्रिगेडियर थे और उन्होंने सोल्टोरो रेंज पर पैर जमाने के कई प्रयास किए थे, लेकिन वह असफल रहे। इस प्रकार यह माना जाता है कि 1999 में कारगिल वॉर सियाचिन के नुकसान का बदला लेने का एक प्रयास था। कारगिल वॉर की शुरुआत पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों द्वारा LOC के हमारे क्षेत्र में कोवर्ट इन्फिल्ट्रेशन से हुई थी, जो स्ट्रेटेजिकली श्रीनगर लेह राजमार्ग पर नजर रखता था। इस इन्फिल्ट्रेशन ने सियाचिन में सप्लाई लाइंस और मिलिट्री पोजीशंस के लिए सीवियर थ्रेट पैदा कर दिया था। कारगिल वॉर ने लाहौर डिक्लेरेशन का वायलेशन किया, जो भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच एक एग्रीमेंट था। इसकी फाइनेंशियल और ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। अनुमान है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में हमें 5,000 से 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने 2,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 300 से 350 एयर स्ट्राइक्स भी किए थे, जबकि सेना के अभियानों पर प्रतिदिन 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्च आया था। जनरल वेद मलिक ने बताया कि कुछ देशों ने 1970 के दशक के पुराने रिफर्बिश्ड वेपन्स के लिए ज्यादा पैसे वसूल कर हमारी अर्जेंट नीड्स का फायदा भी उठाया था, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी की कॉस्ट लगभग 36,000 रुपीस पर इमेजरी थी। इन हाई कॉस्ट्स के बावजूद हमारी रोबस्ट इकोनॉमी $33.5 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और $10 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ लंबे समय तक मिलिट्री एक्सपेंसेस को सस्टेन कर सकती थी। हालांकि सबसे बड़ी क्षति हमारे बहादुर सैनिकों की हुई। युद्ध में 527 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 1363 इंजर्ड हुए। वॉर के बाद गवर्नमेंट ने कॉन्फ्लिक्ट का रिव्यू करने और फ्यूचर में घुसपैठ को रोकने के उपाय सुझाने के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया था। के सुब्रमण्यम की चेयर्ड वाली इस कमेटी में लेफ्टिनेंट जनरल के हजारी, BG वर्गीस और सतीश चंद्र शामिल थे। उन्होंने सुधार के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। कारगिल वॉर ने हमारे इंटेलिजेंस अपैरेटस में सिग्निफिकेंट गैप्स को उजागर किया था। पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ ने हमें सरप्राइज कर दिया था, जिससे बेहतर निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। रिकमेंडेशंस में बॉर्डर एक्टिविटीज पर अधिक प्रभावी ढंग से नजर रखने के लिए सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना शामिल था। जवाब में गवर्नमेंट ने सभी सेवाओं के लिए टेक्निकल इंटेलिजेंस संभालने वाली डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और टेक्निकल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के लिए नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। नेवी और एयरफोर्स को सहायता देने वाले GSAT-7 और GSAT-7A जैसे सैटेलाइट और 2026 तक सेना के लिए आने वाले GSAT-7B के साथ हमने अपने नेटवर्क सेंट्रिक वॉर और सिक्योर कम्युनिकेशंस को काफी बढ़ावा दिया है। रीसैट और एमिसैट जैसे सैटेलाइट भी इंटेलिजेंस गैदरिंग में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त अब हमारे आर्सेनल में बहुत सारे इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं और इसके साथ साथ कैपेबिलिटी गैप को ब्रिज करने के लिए अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं। कमिटी ने फ्यूचर चैलेंजेस के लिए इंटीग्रेटेड और रैपिड रिस्पांस के लिए आर्म्ड फोर्सेस की वेरियस ब्रांचेस के बीच इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की सिफारिश भी की थी। KRC ने एक फुल टाइम NSA बनाने का सुझाव भी दिया था, जो कि पहले प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास होता था तथा इसके साथ समय समय पर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के लिए पर्सनल की एक सेकेंड लाइन भी होनी चाहिए। KRC रिपोर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम की रिपोर्ट के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन भी किया था। एक की रिकमेंडेशन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इंटीग्रेट करना था, ताकि जॉइंट टेस्ट और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का निर्माण हुआ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई। साथ ही स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और ट्राई सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार कमांड की स्थापना हुई। हालांकि महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्लो रहा है और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का ड्राफ्ट तैयार करने और हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलिस्ट स्टाफिंग के मामले में और अधिक काम करने की आवश्यकता भी है। KRC ने भारतीय सेना को फिट और इफेक्टिव फोर्स बनाए रखने के लिए सैनिकों की एवरेज एज को कम करने की सिफारिश भी की थी। इसके बाद कमांडिंग ऑफिसर CO की पोस्ट तक प्रमोशंस में तेजी लाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप कमांड पोस्ट पर यंग ऑफिसर्स आ गए।
कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन के अलावा भारतीय आर्मी और भारतीय एयरफोर्स ने भी इंटरनल असेसमेंट्स किए थे, जिसके आधार पर कुछ सुधार किए गए हैं और उनमें से कुछ अभी भी जारी हैं। जैसे कि बोफोर्स गन की इफेक्टिव रोल को देखते हुए भारतीय सेना अब K9 वज्र, ATAGS और M777 जैसी नई बड़ी गन्स को शामिल कर रही है। ये मॉडर्न आर्टिलरी सिस्टम सेना की फायर पावर और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार करता है। कारगिल वॉर के दौरान इंसास राइफल को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ठंड के मौसम के कारण पॉलीमर मैगजीन टूटकर बिखर जाती थी और गोलीबारी के दौरान इसमें कई तरह की खराबी आ जाती थी। हथियार के काम करने के लिए जरूरी गैस रेगुलेटर भी कभी-कभी टूट जाता था। इन कमियों को दूर करने के लिए सेना ने अब AK-203 राइफल को शामिल करना शुरू कर दिया है। कारगिल के दौरान भारतीय एयरफोर्स को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की आवश्यकता महसूस हुई थी, जो अधिक ऊंचाई पर हमला कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के Mi-25 या 35 हिंद हेलीकॉप्टर्स का एग्जिस्टिंग फ्लीट अपनी ऑपरेशनल एल्टीट्यूड में लिमिटेड था, जो केवल 16,000 फीट तक उड़ान भरने में कैपेबल था। इस लिमिटेशन ने ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता को उजागर किया था जो कि अधिक ऊंचाई पर प्रभावी ढंग से प्रदर्शन कर सके। इन चुनौतियों के जवाब में एक डेडिकेटेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की आवश्यकता की पहचान की गई, जो 21,000 फीट तक की ऊंचाई पर काम कर सके। इस क्रिटिकल कैपेबिलिटी गैप को दूर करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर डेवलप किया, जिसे अब प्रचंड LCH के रूप में जाना जाता है। इस हेलीकॉप्टर को विशेष रूप से भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों की हाई एल्टीट्यूड्स वाले मिशनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। LCH प्रिसाइज अटैक मिशंस को अंजाम दे सकता है और 21,000 फीट तक की ऊंचाई वाले बैटलफील्ड्स में क्लोज एयर सपोर्ट प्रदान कर सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण महत्वपूर्ण मिलिट्री, इंटेलिजेंस और अन्य मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए। अब जबकि हम बहुत आगे आ गए हैं, हमें यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 25 साल पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों से हमारी पोस्ट वापस पाने की लड़ाई आज भी जारी है। आइए उन इम्पोर्टेंट टाइम्स के दौरान हमारे सैनिकों द्वारा दिखाई गई बहादुरी को याद करें, उनका सम्मान करें और उन्हें कभी भी ना भूलें। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।